गुड इवनिंग एवरीवन। इकरा एप के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.के. झा आपके लिए आर्थिक समीक्षा 2023-24 का लास्ट वॉल्यूम लेके आया हूँ और टुडे आई एम गोइंग टू फिनिश द रिमेनिंग। नाउ 7 chapters we have completed. Today is 18th chapter and that is the key. Sorry, 8th chapter. Its name is Employment and Skill Development. Employment and Skill Development, जिस पे हम लोग बहुत सारी बात कर चुके हैं। स्किल डेवलपमेंट चैप्टर 8। Okay, let us move now. Employment and skill development एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या ऐसे कहें कि स्किल डेवलपमेंट इज द मीन्स टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड व्हेन आई से एम्प्लॉयमेंट आई मीन टू से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो जो हमारा बजट का भी फोकस रहा है कि टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर द ग्रोइंग वर्कफोर्स एंड मोर ओवर मेजर फोकस इज टू इंक्रीज विमेन पार्टिसिपेशन, यानी विमेन एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट। और जब बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की तो बिना विमेन के एम्प्लॉयमेंट के ये संभव नहीं है। अनलेस विमेन आर गेटिंग फाइनेंशियली पावरफुल देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंक्रीजिंग विमेन पार्टिसिपेशन। महिलाएं सशक्त कब होंगी? जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। तो ये हमारा मेजर फोकस है और इस संदर्भ में जो रिपोर्ट कार्ड है वो काफ़ी अच्छा है। तो ज़रा एक एक करके देखें। गवर्नमेंट कहती है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी भारत का जो वर्कफोर्स है वो काफ़ी यंग है। वर्कफोर्स यानी जिसमें 15 साल से लेके 59 साल तक के लोग आते हैं, तो काफ़ी यंग पॉपुलेशन है। तो वी हैव टू टेक द बेनिफिट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड पर्टिकुलरली डिविडेंड जो हम लोग रिसीव करेंगे उसकी बात करें। अब हम बात करें जेंडर डिविडेंड। अब जेंडर डिविडेंड का मतलब क्या हुआ कि वर्कफोर्स में जो मेल पार्टिसिपेशन है ये ज़्यादा है और यूएनडीपी का रिपोर्ट भी कहता है कि लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी, यानी महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी का लॉस हो रहा है क्योंकि वो महिलाएं हैं। तो उन्हें भी क्या करना है, वर्कफोर्स में इंक्लूड करना है और उनका जो परसेंटेज है, उनकी संख्या है, उसको बढ़ाना है। और इस मामले में काफ़ी सफलता मिली है। आर्थिक समीक्षा इसी पे चर्चा करता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, बेरोजगारी की जो दर है, वो 2022-23 में वो घट के 3.2% आ गया। 2022 और 23 जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो घट के आ गया है 3.2%। तो अब ये रिजनेबल है और जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, उम्मीद है कि आने वाले समय में ये भी कम होगा। उसके बाद जो है, जो मेन डेटा है कि जो वर्कफोर्स, यानी वर्कफोर्स का मतलब पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो काम करे, तो इसे हमने 5 भाग में डिवाइड किया है सर्वे ने, 5 या 4 सॉरी। तो पहला एग्रीकल्चर, दूसरा आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा सर्विसेज और चौथा अलग से कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जरा हम लोग देखें कि वर्कफोर्स का डिवीज़न क्या है। तो अभी भी एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स का 45% अराउंड लोग लगे हुए हैं। ये अभी भी बहुत ज़्यादा है, मोर देन 45% गवर्नमेंट से। जो मैन्युफैक्चरिंग में है उसमें 11.4%। उसके बाद सर्विसेज में जो है वो तकरीबन 28.9%, 28.9%। और कंस्ट्रक्शन जिसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, ये तकरीबन 13% है। द मेजर कंसर्न इज बेसिकली इट्स 45%। यानी आज भी भारत के वर्कफोर्स का 45% दे आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। आवर एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी जो खेती लायक जमीन है
उस पर वर्क फोर्स का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ टू बी डन टू मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर, जिससे कि हम लोग कम से कम वर्क फोर्स को इस्तेमाल करके और एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। तो एक तो ये है। उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र में जो फ्लैगशिप प्रोग्राम आया मनरेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आर्थिक स्थिति बदली, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं थी कि लीकेज था, यानी प्रॉपर कंट्रोल या गवर्नेंस नहीं होने के कारण मनरेगा में बहुत सारे धांधली आए और लोगों ने, एक ही व्यक्ति ने 4-4, 5-5 कार्ड बनाए थे और एक ही व्यक्ति को कई बार पेमेंट हो रहा था। तो देयर वाज अ लीकेज लीडिंग टू वेस्टेज ऑफ मनी। लेकिन वहाँ भी गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, जिसमें जियो टैगिंग, वो भी कब, बिफोर द वर्क, ड्यूरिंग द वर्क और आफ्टर द वर्क, इसके इस्तेमाल से मनरेगा में जो लीकेज था ये काफ़ी कम हो गया है। यानी पैसा जो है अब सही जगह पहुंच रहा है और एक ही व्यक्ति एक बार से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। और इसलिए इस साल के बजट में, क्योंकि पिछले 2-3 साल से गवर्नमेंट मनरेगा को लेकर के बहुत उत्साहित नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इम्पैक्ट ऑफ रुपी इन मनरेगा इज नॉट द केस। लेकिन चूंकि जियो टैगिंग की बात हुई है और हो रही है तो एज अ रिजल्ट इस बार भी मनरेगा का जो बजट है काफ़ी बढ़ा के करीब 86,000 करोड़ कर दिया गया है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ मनरेगा? लोग सोचते हैं कि मनरेगा इज अ वेज एम्प्लॉयमेंट। नो, इट्स बेसिकली प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी लोगों को वेज एम्प्लॉयमेंट दे करके और ग्रामीण क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना, और जब वो अप टू द मार्क हो जाए तो देन बाय सपोर्टिंग द पीपल उन्हें स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ प्रमोट किया जाए। तो वेज एम्प्लॉयमेंट इज द मीन्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द एंड। उसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं, पहले हमने बात की स्टार्टअप की कि भाई आप नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं, आप अपना काम खुद से करें। इट्स अ गुड, स्टार्टअप काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अब गवर्नमेंट बात कर रही है एग्रो स्टार्टअप की। दो साल पहले इसकी शुरुआत हुई है कि एग्रो प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर के हम स्टार्टअप की शुरुआत करें। ह्यूज पोटेंशियल है। इसलिए गवर्नमेंट जो है, ज़रूरी है कि जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना, प्रमोट करना। तो गवर्नमेंट टॉकिंग अबाउट नर्चरिंग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें बहुत सारी सरकार की योजनाएं काम कर रही हैं, जिसके कारण उम्मीद है अब इसका जो है क्या असर हुआ, नहीं हुआ, सक्सेसफुल रहा या फेल्यूर रहा, ये समय बताएगा। लेकिन बहुत सारी योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं, जिसमें आपने सुना होगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवली मिशन। उसके बाद जो है लखपति दीदी इनिशिएटिव, जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और काफ़ी सफलता मिली है। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो इस तरह की योजनाएं जो है प्रमोट की जा रही हैं, जिससे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट यानी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिले, बढ़ावा मिले। क्योंकि कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, नॉन फार्म सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, यू नीड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जब नहीं होंगे आप, या अगर होते हैं तो कहा जाता है मिट्टी को भी छू दे तो सोना बना देगा। तो अनलेस यू हैव दिस स्किल यू कैन नॉट बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर। वी बेसिकली लैक एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की बात हो रही है, जिसमें रूरल एंटरप्रेन्योर, देन ओनली वी कैन कन्वर्ट आवर रूरल एरिया इनटू मैन्युफैक्चरिंग हब। देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद है कि जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है, एक तुम्हारा वर्क फोर्स हो गया 15 साल से 59 साल, लेकिन जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है उसको कहा जाता है कि 15 साल से 29 साल, यानी 15 to 29 ईयर्स। तो उसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जो है वो कम हुआ है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 17.8 से वो घट के आ गया कितना, 10%। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे लोग 15 से लेके 29 साल के बीच के उम्र के लोग हैं, जिसमें बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा थी, तो वो 17.8% से घट के 10% पे आ गया है, एज रिपोर्टेड बाय सर्वे। उसके बाद जो है, जो कहा जाता है कि जो EPFO है, यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे जो नए लोग जुड़े हैं, जो PF के मेंबर बने हैं,
तो उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ी है। और तकरीबन इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो 18 से 28 साल के लोगों के बीच में है। पीएफ के बारे में पता ही होगा, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत आता है, जिसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन हैज़ टू कम फ्रॉम द एम्प्लॉयर। द रेट ऑफ पीएफ इन जनरल इस 12%, 12% है। तो जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। मोर एंड मोर पीपल दे आर वर्किंग द फॉर्मल सेक्टर। तो ये हमारा क्या कहा जाए, एक अच्छा है। अब सबसे बड़ा जो है कि फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट क्या है। पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट और फीमेल वर्कर्स यू कैन से, तो मोर एंड मोर फीमेल दे आर कमिंग फॉरवर्ड। महिलाएं भी घर का काम तो कर ही रही हैं, उसके अलावे वो भी अपना का मेहनत करके और एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रही हैं। तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, पार्टिसिपेशन का रेट है, वो काफ़ी बड़ा है। और वो आपका जो पहले 2 साल पहले 23.3% था, वो बढ़ के हो गया 37%। इट मीन्स मोर एंड मोर फीमेल एम्प्लॉयमेंट वी कैन से। और अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये अभी और बढ़ेगा बिकॉज ऑफ सम रीजन लेटर ऑन। तो ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब तक हम लोग वीमेन को क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे फाइनेंशियली, अनलेस दे बिकम स्ट्रॉन्गर, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण बिना आर्थिक सशक्तिकरण के संभव नहीं है। इसके अलावे ये जो वीमेन एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया गया है, उसके पीछे भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका जिक्र किया गया है। पहला आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना, करीब 54 करोड़ जो है बैंक खाते खोले गए हैं। 54 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन जनधन योजना में पहले एक शिकायत थी कि तकरीबन 70% अकाउंट में बैलेंस जीरो होता था। अकाउंट तो खुल गए, जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। लेकिन अब जो है ये रिपोर्ट किया गया है कि जनधन खाते में भी अब पैसे नजर आ रहे हैं और तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए वो जनधन खाते में अभी टोटल डिपॉजिट है। इट मीन्स नॉट ओनली पीपल आर वर्किंग बट दे आर जनरेटिंग सरप्लस एज वेल। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है। उसके बाद जो है जनधन के अलावे दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसके बाद एसएच सेल्फ हेल्प ग्रुप का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सारे जो स्कीम हैं, और भी है, प्रधानमंत्री मुद्रा है, ग्रामीण क्षेत्र का जो डिजिटल लिटरेसी रेट बढ़ा है, लोग सोशल मीडिया के आने से, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के आने से लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और सोशल मीडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके, व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल, तो वो अपने नए नए एवेन्यूज़ को तलाश रहे हैं और उसमें काफ़ी सफलता मिली है। तो ये भी उसका एक दिन है। उसके बाद जो है, जो सबसे मेन है, ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडिया की सबसे बड़ी समस्या। क्योंकि इंडिया का जो ग्रोथ है इट्स ड्रिवन बाय द सर्विस सेक्टर, हमने पहले भी चर्चा की थी। और सर्विस सेक्टर के ग्रोथ के कारण ग्रोथ रेट तो बढ़ गया भारत का, लेकिन इट फेल्ड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ये रोजगार के अवसर क्रिएट नहीं कर पाया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज गोइंग टू बी द ड्राइवर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट जॉब्स फॉर मेनी पीपल। लेकिन अब जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम 10 साल पहले शुरू हुआ, अब उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्री कोविड लेवल के बराबर आ गया। यानी कोविड से जो पहले स्थिति थी अब वही स्थिति आ गई है। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये अब सही काम कर रहा है और इट इज़ क्रिएटिंग मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो है, उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट पर फैक्ट्री, क्योंकि कोविड-19 में बहुत सारे फैक्ट्री बंद हो गए, तो पर फैक्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट था वो भी अब फिर से प्री कोविड लेवल के स्तर पे आ गया है। और इसलिए हमारे वित्त मंत्री कहती हैं कि इंडियन इकॉनमी हैज़ फुली रिकवर्ड। तो ये सारे आंकड़े बताते हैं। उसके बाद जो है, जो लार्ज इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें न सिर्फ पोटेंशियल है टू कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड द जीडीपी बट ऑल्सो टू एब्जॉर्ब द ग्रोइंग लेबर फोर्स। तो जो इंडस्ट्री जहाँ पे कम से कम 100 लोग काम करते हैं, यानी दोज इंडस्ट्रीज हु आर एम्प्लॉइंग एटलीस्ट 100 वर्कर्स, तो उनकी संख्या जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यानी उनकी संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है एज कंपेयर टू एमएसएमई। एमएसएमई दे आर मोर इन नंबर्स, उनकी संख्या तो बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से देयर एवरेज रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज लेस देन 2%। तो इस संदर्भ में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है दे आर एबल टू क्रिएट मोर जॉब्स। तो ये है।
अब MSME वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल सेपरेटली। उसके बाद जो वेज रेट है, अब महंगाई के कारण क्या होता है कि पैसे का परचेजिंग पावर कम हो गया और उसे कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वेज रेट को बढ़ाती है। आपने देखा होगा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता या DNS अलाउंस दिया जाता है। तो जो रियल वेज रेट है, यानी जिसमें महंगाई के कारण जो वेजेज में कमी आई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो रियल वेज रेट जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ा है और वो तकरीबन जो है 6.9% से, उसमें भी देखिए जो कहा जाता है कंपाउंडिंग रेट पे, तो रियल वेज रेट बढ़ा है 6.8% से और शहर में भी ये बढ़ा है 6.1%। यानी जब रियल वेज रेट बढ़ता है तो तभी हम कह सकते हैं कि हमारा सही में उन्नति हुई है और हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। तो दोनों में वृद्धि हुई है। उसके बाद जो है कि जो प्रोविडेंट फंड इनरोलमेंट की बात करें, संख्या में सरकार बताती है तो कहती है कि जो पहले 61.1 लाख थे न्यू एंट्रेंट 2019 में, अब वो बढ़ के हो गए हैं 131 लाख। यानी PF के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये इसका मतलब कि मोर एंड मोर पीपल दे आर एबल टू ज्वाइन द फॉर्मल सेक्टर, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में PF जैसा कोई स्कीम नहीं है। टू गेट द बेनिफिट ऑफ PF यू हैव टू वर्क विद द फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे सरकार के नियम कानून काम करते हैं। एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अगर वहां पे नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ड्यूरिंग द ईयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ इट इज टचिंग 20, यानी 20 को टच कर जाए तो वो PF के दायरे में आ जाता है। तो भारत में आज कम से कम 7 करोड़ लोग हैं जो PF के मेंबर हैं और जिनका PF कटता है एंड इक्वल कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अब ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में जो न्यू एंट्रेंस है, नई जो एंट्री हो रही है, तो वो भी PF के दायरे में आते हैं, तो इनकी संख्या बढ़ी है, जिसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो 2019 में 61 लाख था वो बढ़ के 131 लाख हो गया है। तो ये अच्छा कंडीशन है। उसके बाद जो है अभी एक नया जो है कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आप सबको पता होगा जो AI का सबसे बुरा असर किस सेक्टर पे पड़ा, तो सब लोग यही कहेंगे सर्विस सेक्टर में। वो करेक्ट आंसर है। तो गवर्नमेंट कहती है कि AI से सबसे कम ज़्यादा से जो प्रभावित सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लीस्ट अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा तो स्वाभाविक है सर्विस है। लेकिन कुछ लोग डाउट करते हैं कि एग्रीकल्चर पे भी AI का कम असर पड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है सबसे कम जो असर पड़ा है वो पड़ा है मैन्युफैक्चरिंग पे। ये अच्छा साइन इसलिए है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ टू बी द ड्राइवर ऑफ द कंट्री, क्योंकि वी हैव टू क्रिएट जॉब एंड वी हैव टू मूव फ्रॉम जॉबलेस ग्रोथ टू ग्रोथ विद जॉब। तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ टू बी द ड्राइवर ऑफ द कंट्री। तो इसलिए AI का इम्पैक्ट अगर कम है तो एवरीथिंग इज फाइन नाउ। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, आप देखते होंगे कि भारत का जो बजट है हर एक साल बड़ा होता जा रहा है एंड इट इज ग्रोइंग एट एन एवरेज रेट ऑफ इन बिटवीन 10 to 15%। यानी हर एक अगला बजट पिछले बजट से 10 से 15% से ज़्यादा होता है और ये निरंतर हो रहा है। यहाँ तक कि जब लॉकडाउन था गवर्नमेंट की कमाई भी कम हो गई थी, इकॉनमी वाज कंप्लीटली क्लोज, उस दौरान भी गवर्नमेंट ने अपने बजट को क्या क्या बढ़ाया। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी जो सरकार खर्च करती है, मेनली हम लोग बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो गवर्नमेंट कहती है कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है जिससे कि क्राउडिंग इन इफेक्ट हो। यानी जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब पहले गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हो। बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि जैसे सरकार पहले अपना होमवर्क करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करेगी, रोड बनवाएगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली की व्यवस्था करेगी, तभी तो जो क्राउड का मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो पार्टिसिपेट करेंगे। अगर गवर्नमेंट फेल कर गई है इन्वेस्टमेंट करने में तो देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी देयर। यानी पब्लिक, हम बात जरूर कर रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है भारत के लिए जरूरी है टू बिकम अ डेवलप कंट्री बाय 2047,
लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर हो, यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो। तो इस संदर्भ में देखोगे कि गवर्नमेंट का जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हर एक साल बड़ा होता जा रहा है। और कहा जाता है कि डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट की अगर जीडीपी के 2% के बराबर भी सरकार इन्वेस्टमेंट करती है तो इससे 11 मिलियन जॉब, यानी 1 करोड़ 10 लोगों के लिए, 10 लाख लोगों के लिए जॉब क्रिएट होता है। ये सरकारी आंकड़े हैं। यानी अगर जॉब क्रिएट करना है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है उसको बढ़ना होगा। और आगे भी देखोगे हर एक अगले बजट में जो टारगेट होगा वो पिछले से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये सारे जो आपके पैरामीटर हैं जो हमने कहा, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, और हर एक फ्रंट पे ऐसा लग रहा है कि तरक्की हो रही है। अब हम लोग मूव करते हैं अगले चैप्टर पे। अगले का मतलब हो गया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 9, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट ने नहीं लिखा है और वही बात बार बार रिपीट किया गया है, जो बजट में भी है वो सर्वे में भी है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर का थोड़ा मैं ब्रीफ उसका हिस्ट्री दे दूं। ये जो 91 में भारत में जो रिफॉर्म का काम हुआ था, एलपीजी मॉडल, पीपीपी मॉडल, डिसइन्वेस्टमेंट कंसेप्ट आया था, तो बड़े स्तर पे बदलाव हुआ। लेकिन उस रिफॉर्म का जो डार्केस्ट साइड था कि इट कंप्लीटली इग्नोर्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया था। एंड इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे आज भी बैकबोन एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को इग्नोर करके हम बाकी सेक्टर को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर पीछे रह गया तो बाकी को भी पीछे कर देगा। 9 साल के बाद जब सन 2000 में जब न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी आई, तब एग्रीकल्चर को फोकस किया गया। अगर इंडिया को अपने ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करना है और एक्सपोर्ट के लिए सरप्लस जनरेट करना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो 4% से ज़्यादा होना चाहिए, या अराउंड 4%। तो यहाँ पे देखिए हमारा अचीवमेंट ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले 5 साल में जो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ रहा है, इट इज नाउ मोर देन 4%, मोर देन 4%, ओके, मोर देन 4% फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। यानी जो हमारा टारगेट था हमने उसको अचीव कर लिया। लेकिन इट डजंट मीन कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो लेस वल्नरेबल है। एग्रीकल्चर आज भी वल्नरेबल है। अब ये अलग बात है कि ग्रोथ रेट हमारा जो है 4% एवरेज पे जा रहा है या उससे ज़्यादा, क्योंकि 5 साल से पहले चले जाए तो 2 साल लगातार अल नीनो का असर रहा था और उस दौरान भारत का एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट तकरीबन 0% पे आ गया था। तो ऑल्दो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सीम्स टू बी गुड, बट वी कैनॉट से एवरीथिंग इज फाइन। वी हैव टू मेक द एग्रीकल्चर सेक्टर मोर रेजिलेंट। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक तो दुनिया में फूड क्राइसिस है, भारत का पॉपुलेशन बड़ा हो रहा है, मोरेओवर वी हैव टू जनरेट मोर सरप्लस फॉर एक्सपोर्ट, और साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण जो है एग्रीकल्चर हैज बिकम अ बिग चैलेंज फॉर द कंट्री। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ टू बी मेड लेस वल्नरेबल, मोर रेजिलेंट, और हम जितने भी आने वाले चुनौतियां हैं उसके लिए तैयार हों। तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए बहुत सारे कदम उठा रही है और काफ़ी सफलता मिली है। नाउ कमिंग टू द एलाइड, एग्रीकल्चर के अलावे जो ग्रामीण क्षेत्र में और भी जो काम है, देखिए उस पर भी हम चर्चा करें। सर्वे में चर्चा की गई है। अब जैसे अगर कहा जाता है कि इंडिया जो है दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किस किस चीज़ का, तो 3-4 चीज़ों का उत्पादन भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। एक मिल्क यानी दूध, पल्स यानी आपका दाल, देन स्पाइसेस मसाले, और चौथा जो है ये 3। इस 3 में जो है इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पे जो सेकंड लार्जेस्ट इन 3 के बाद, उसमें आपका राइस, देन व्हीट, देन कॉटन, देखिए देन फ्रूट्स, देन वेजिटेबल, और शुगर मतलब चीनी। यानी इन सारे में क्षेत्र में हमारी रैंकिंग दुनिया में दूसरी है। तो ये अच्छा अचीवमेंट है। उसके बाद आइए पशुपालन। पशुपालन जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में एक तरह से वरदान साबित हुआ है।
क्योंकि ये कहना बहुत गलत होगा कि ग्रामीण क्षेत्र जो का मतलब सिर्फ और सिर्फ कृषि नहीं, ग्रामीण क्षेत्र हमारा जो है संभावनाओं से फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, और कृषि के अलावे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम उसे प्रमोट करें तो न सिर्फ ये फार्मर्स के लिए एक एडिशनल इनकम का स्रोत होगा, बल्कि जो नॉन फार्मर्स हैं, जो किसान नहीं हैं, उनके लिए भी एक रेगुलर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होगा, जिसमें पशुपालन आता है, जिसमें आप देखोगे आपका डेयरी आता है, या इस तरह की और भी जो है। तो पशुपालन जो है उसका जो शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें टोटल, तो पशुपालन की बात करें तो उस सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 38% है। वो तकरीबन जो है 38%, जो पहले 24% था, तो 24% था। तो ये एक तरह से क्या है, सपोर्टिंग सिस्टम। मैं दोनों पर्पस कि जो लोग फार्मर नहीं हैं उनके लिए क्या होगा, एक रेगुलर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होगा, इनकम भी होगा, एंड जो फार्मर्स हैं उनके लिए एक अतिरिक्त आय का सोर्स होगा, सो दैट दे डोंट हैव टू रिलाई कंप्लीटली ऑन द मानसून। तो यहाँ पे हमारी पॉलिसी अच्छी काम करी है एज पर। उसके बाद जो है इंडिया का एक क्षेत्र है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अब वो है फिशरी। वो है फिशरी। अब फिशरी जो है, चूँकि एक तो भारत में 3 तरफ समुद्र है, तो सी फिश अलग है और प्लेन में अलग होता है, जिसका जो अलग नेचर का फिश होता है। अब लास्ट ईयर भारत में फिशरी का जो टोटल उत्पादन हुआ, मछली का जो उत्पादन हुआ, वो तकरीबन 17.54 मिलियन टन, बहुत ज़्यादा है। यानी तकरीबन 17.5 लाख मिलियन, मतलब 1 मिलियन 10 लाख का टन का उत्पादन हुआ। न सिर्फ उत्पादन हुआ बल्कि हमने निर्यात भी किया। तो मछली के उत्पादन में भारत का जो है रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, और हमारी रैंकिंग जो है वो दुनिया में तीसरी है मछली उत्पादन में। और भारत का जो है, जो पूरे ग्लोबल ट्रेड में मछली के उत्पादन में भारत का जो शेयर है ये आपका 8% है। हार्डली 4-5 साल पहले ये था 5.2%, ये 5.2% था। तो ये जो है खास करके जो कोस्टल एरिया है उन लोगों की अर्थव्यवस्था, क्या कहा जाए, इकॉनमी के लिए ये बैकबोन है। इसके लिए गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मत्स्य पालन को प्रमोट करने के लिए कुछ पॉलिसी बनाई है, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा। उसके बाद जो है फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो बहुत तरह के कदम उठाए हैं, नतीजा आपके सामने है। लेकिन भारत जितना भी निर्यात करता है उसका 2/3 जो है वो एक ही मछली है, दैट इज कॉल्ड श्रम्प, यानी झींगा मछली आपने सुना होगा। तो उसका योगदान जो है भारत के कुल निर्यात में करीब 2/3 है। इसका मतलब कि पूरे दुनिया में झींगा मछली जो है बहुत पसंद की जाती है, या भारत में जो झींगा मछली का उत्पादन होता है उसका टेस्ट जो है वो बेहतर होता होगा। मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, हो सकता है आप जानते होंगे। उसके बाद एक बड़ा सेक्टर, दैट इज कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग। नाउ ये जो कहा जाता है फूड प्रोसेसिंग जो है, ये एक तरह से किसानों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। अब फूड प्रोसेसिंग होता क्या है, किसानों की हालत बहुत ही खराब है। फसल अच्छा हो किसान मारा गया, फसल खराब हो किसान मारा गया। अब ये नहीं आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है दे डोंट जनरेट इनकम। एग्रीकल्चर से हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, बिना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। लेकिन एग्रीकल्चर जो है सबसे नेग्लेक्टेड है, यही देश का दुर्भाग्य है। बैंक फार्मर को लोन नहीं देना चाहती है। आप अगर किसान को देखते हो तो क्या मन में ख्याल आता है, जो गलत है, कि अनपढ़ जाहिल और गवार, ये तो हालत है देश का, और उसके मेहनत के बदौलत आप जीवित नहीं रहेंगे। तो अब ज़रूरी है कि सही तरीके से काम किया जाए। तो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकम जनरेट होता है। जो एग्रो प्रोडक्ट है उसका जो मार्केट वैल्यू है वो है तकरीबन 70 लाख करोड़, 70 लाख करोड़ की बात करें, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से 70 लाख करोड़ रुपया इनकम जनरेट होता है, बिग अमाउंट। और इसमें फूड प्रोसेसिंग का जो शेयर है वो 32% है। 32% मतलब कि 22-23 लाख करोड़। फूड प्रोसेसिंग जहाँ पे रॉ फूड ग्रेन्स को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करके और खाने लायक बनाते हैं। जैसे धान से आप चावल बनाते हो, गेहूं से रोटी बनाते हो, मक्के से आप पॉपकॉर्न बनाते हो।
तो फूड प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेस फूड की बात करें, इसका मार्केट हाल फिलहाल के वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है। उसके पीछे कारण क्या है कि लोग गांव से शहर की तरफ मूव करें, जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रहा है, लोगों के पास खाने को टाइम नहीं है तो बनाने का टाइम तो छोड़ दो। तो प्रोसेस फूड या रेडीमेड फूड का मार्केट बढ़ता जा रहा है और ये अभी और बढ़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि फूड प्रोसेसिंग का जो काम है ना, वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो रहा है, ये शहर में हो रहा है। तो किसानों को थोड़ा सा हिस्सा मिलता है एंड मेजॉरिटी ऑफ द इनकम is going to the pockets of those people who are working in the industry, क्योंकि food processing is not taking place in the rural area, it is taking place in the urban area। तो वही हमारे वित्त मंत्री कहना है कि this trend of income has to be reversed। कैसे? तो फूड प्रोसेसिंग ग्रामीण क्षेत्र में ही हो। इसके लिए जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके क्या कहोगे, अनुकूल हो। तो इस दिशा में गवर्नमेंट जो है बहुत ही जल्द कुछ बड़ा करने की जा रही है, बहुत बड़ा कुछ कदम उठाएगी। और इसके लिए हम बात करें तो फूड प्रोसेसिंग इट कैन बी द गेम चेंजर। ठीक है, सरकार की योजनाएं हैं लेकिन अभी वो अमल नहीं हुए, क्योंकि वी नीड टू डू द होमवर्क फर्स्ट। उसके बाद कहता है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देना कोई नहीं पसंद करता है। अगर पूरी तरह से बैंक के ऊपर छोड़ दिया जाए तो बैंक कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन नहीं देंगे, कारण वहां पे उनके पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए आपने पढ़ा होगा बैंकिंग में कि एक तरह से गवर्नमेंट उनको फोर्स करती है। कंसेप्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कि बैंक जो लोन देती है उसका 40% किसको जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर को। और प्रायोरिटी सेक्टर की लिस्ट में कौन कौन आएगा, तो ये आरबीआई तय करती है भारत सरकार के साथ मिलकर के, और उसमें एक परमानेंट मेंबर है और वो है एग्रीकल्चर, जिसको 40% का 45% जाएगा। और बजट में सिर्फ एक ही सेक्टर के बारे में, लोन के बारे में चर्चा की जाती है, एग्रीकल्चर। और बजट में ही हमारा अनाउंसमेंट होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इतने लोन की व्यवस्था की जाएगी। अब 20 लाख करोड़ था, सरकार ने तय किया। अब सरकार ने तो तय किया, बजट में घोषणा हुई कि किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए लोन की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद भारत सरकार का जो बैंक है, जो उसका फाइनेंशियल आपका सलाहकार भी है, वित्तीय सलाहकार भी है आरबीआई, उसके साथ मिलकर के फिर वो आरबीआई मैनेज करता है। तो उसमें जो है टारगेट था 20 लाख करोड़ का, लेकिन रिपोर्ट किया गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोन दिया गया है वो 22.84 लाख करोड़, यानी जितना टारगेट था उससे ज्यादा लोन दिया गया है। तो ये भी जो है एक अच्छा, जो इसका मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का और साथ साथ आरबीआई का जो वित्तीय प्रबंधन है वो बेहतर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर लोन नहीं मिलेगा तो जो पहले से पीछे और पीछे रह जाएगा, और एग्रीकल्चर पीछे रहेगा तो बाकी दोनों सेक्टर को बहुत आगे नहीं जाने देगा। तो इसलिए ये जो है एक अच्छा है। उसके बाद जो है माइक्रो इरिगेशन, नाम आपने सुना होगा कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी पानी का वेस्टेज बचाया जाए। तो माइक्रो इरिगेशन की बात करें, उस पर हमारा जोर है, और इसमें जो है करीब 90 लाख हेक्टेयर जमीन को इसके दायरे में लाया गया है। माइक्रो इरिगेशन, जिससे न सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि उत्पादकता भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है सर्वे के मुताबिक। उसके बाद जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में अब गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत है, चाहे वो खाद की हो, चाहे वो ऑर्गेनिक जो है उर्वरक हो, उनकी बात करें। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करने की सरकार बात करी है, और इसलिए कहा गया है कि एग्रीकल्चर रिसर्च इन्वेस्टमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब धीरे धीरे बढ़ा है। और साथ साथ कि अगर 1 रुपया सरकार खर्च करी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसमें रिसर्च पे जा रहा है करीब 13 रुपये 85 पैसे, यानी 14 रुपया। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर गवर्नमेंट 1 रुपया खर्च करती है तो इसमें 13 रुपये 50, यानी इसका 13.85% किस पे जा रहा है, तो ये जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च। तो ये भी एक बड़ा कदम है। और एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, फार्मर्स को सही इनकम दिलाने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं, तो सरकार क्लेम करती है कि सब सही जा रहा है, किसानों की इनकम में इजाफा हुआ है। जो कुछ पॉलिसी सरकार की आपने नाम भी सुना होगा, जैसे ई नाम, जिसमें जितने भी मंडियां हैं उनको लिंक किया गया है इलेक्ट्रॉनिकली। देन एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस,
एक तरह से किसानों को सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना, एक मिनिमम गारंटेड इनकम की बात होती है एमएसपी में। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी ये कारगर हुई है। उसके बाद बहुत सारे हैं सरकार के प्रोग्राम का, तो लिस्ट ही कभी कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन मेन चीज़ है कि क्या ज़मीनी हकीकत जो है वही है जो सरकार की पॉलिसी कहती है, यानी अच्छे तरह से सरकार की जो पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन। इसके लिए क्या जरूरी है? रूरल गवर्नेंस, यानी ग्रामीण क्षेत्र के गवर्नेंस की क्वालिटी को क्या करना होगा? इंप्रूव करना होगा, जिस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और रूरल गवर्नेंस में चूंकि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो गवर्नमेंट का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में खर्च होने वाले 1 रुपया की जो कहा जाता है इम्पैक्ट है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और नतीजा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन के रहन सहन के स्तर में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब छोटे छोटे 2-3 चैप्टर हैं जिस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है। अब चैप्टर नंबर 10 पे आ जाए, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। जब आप सर्वे पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होता है। अब इंडस्ट्री की जब बात करें तो कहा जाता है कि भारत में पहली बार जब से सरकार रही खास करके, कि जो सेकेंडरी सेक्टर खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो जो है इंजन ऑफ ग्रोथ बन चुका है। यानी कंट्री का जो ग्रोथ रेट जो नॉर्मली पहले किसके कारण था? सर्विस सेक्टर के कारण। और अब जो है जो हमारा ड्राइवर हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, ये एक इंडिकेशन है कि हम किधर से किधर जा रहे हैं, जॉबलेस ग्रोथ से ग्रोथ विद जॉब। अब ये जो टॉपिक है इस पे ना जाने कितने बार मेंस में क्वेश्चन पूछे गए, एक बार ऐसे पेपर में पूछा गया है। तो जॉबलेस ग्रोथ से ग्रोथ है लेकिन जॉब नहीं है, कारण सर्विस सेक्टर, और वहां से मूव करना चाह रहे हैं ग्रोथ विद जॉब। तो ये तभी होगा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होगा? आपका जो है ड्राइवर होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहां कंस्ट्रक्शन भी, अब ये अपने प्री पैंडेमिक लेवल पे आ चुका है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और कहा जाता है कि जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 की बात करें तो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट ये 8.2%। अब ये जो 8.2% है ये तो ओवरऑल है जिसमें तीनों सेक्टर आएंगे। अब हम अलग अलग करके देखें तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ कह लो तो दैट इज कॉल्ड 9.5%। यानी भारत का जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो 8.2%, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हम देखें तो वो आपका 5%, जो इंडिकेट करता है कि भारत का जो ग्रोथ 8.2% रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान किसका है? मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज ड्राइविंग द इकोनॉमी। पहले हमने होमवर्क किया एज पर द गवर्नमेंट कि 10 साल हमने होमवर्क किया, मेक इन इंडिया की बात करें, और उसके बाद अब इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है। वी हैव टू गो फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। शायद हमने चर्चा भी की थी कि बहुत सारे स्टेट आज भी हैं, दे आर कॉल्ड कंजम्पशन स्टेट, और वहां पे अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम शुरू भी नहीं हुआ है। तो अगर सारे स्टेट पार्टिसिपेट करें तो फिर क्या होगा? इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होगा। एक वर्ड यूज किया गया है ट्राइपैट्रिएट, यानी कि संगम, तीन का जो है ट्रिनिटी, ये तीन मिलकर के ही देश को विकसित बनाएंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। केंद्र सरकार बखूबी काम कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स अच्छा काम करें, लेकिन थोड़ी समस्या जो कुछ राज्य सरकारों के साथ है, क्योंकि उनके राज्य में काम नहीं होता है, सिर्फ राजनीति होती है। इसलिए आज भी वो वही है जहां पहले थे। तो अब नाम बताने की जरूरत है नहीं, आप खुद चेक कर लेना। एक तो ये है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो पिछले 5 साल से जो एवरेज था वो था 5.2%। पिछले 5 साल का एवरेज इतना है, लेकिन 2024 का ये ग्रोथ रेट है, यानी कि पिकअप किया है। अब इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किन किन सेक्टर का योगदान सबसे बेहतर है, किन किन सेक्टर का परफॉर्मेंस बेहतर है, तो सारे नाम दिए गए हैं। जैसे केमिकल्स हो गया, देन वुड प्रोडक्ट एंड फर्नीचर, लकड़ी का जो है प्रोडक्ट और फर्नीचर। तीसरा जो है दिया गया है ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। चौथा दिया गया है फार्मास्यूटिकल, दवाइयों वाली, और 5वां है मशीनरी एंड इक्विपमेंट।
यानी ये जो 5 हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ये सबसे अहम रहे, इनका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। अब हम बात करें कि जो इंडस्ट्री के प्रमोट होने से किन किन एरिया में भारत को जो है एडवांटेज मिला है या कहां कहां पे अभी और स्कोप है, तो काफ़ी चर्चा की गई है। सबसे पहला जो कहा जाता है, यानी हमने उन सब एरियाज को टारगेट किया है जो हमारे प्रॉब्लम्स का मेन कारण था। मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं। जैसे पहला है कोल प्रोडक्शन, कोयले का। अब भारत में 3 चीज़ों का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसी 3 के कारण एक्सटर्नल सेक्टर पे भारत का रिपोर्ट कार्ड खराब हो चुका है। जैसे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, कोल और तीसरा गोल्ड। बात हम लोग कोल की करें, भारत में बिजली कई तरीके से बनती है, लेकिन पिछले साल का जो सर्वे वो रिपोर्ट करता है कि भारत में जितना भी बिजली बनता है 55% जो है वो कोयले से बनता है। अब हमारा जो कोल माइंस है बहुत सारे हैं, लेकिन उनका जो कोल की क्वालिटी है वो शायद बिजली बनाने के लिए बहुत सही नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोल का इंपोर्टर बन गया। तो कोल को हम रिप्लेस करेंगे एनर्जी के दूसरे स्रोत, तो कोल का प्रोडक्शन हमने क्या किया है, बढ़ा है। कोल के प्रोडक्शन के बढ़ाने से क्या हुआ है कि हमारा जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंस था वो कम हो गया, यानी कोल का उत्पादन बढ़ा है तो इंपोर्ट की मात्रा कम हुई और विदेशी मुद्रा भंडार में क्या हुआ है, बचत हुआ है। एक तो ये, उसके बाद जो है फार्मास्यूटिकल, भारत दुनिया का क्या बन चुका है, फार्मास्यूटिकल का जो हब बन चुका है। और इंडिया का जो मार्केट है पूरे दुनिया में वॉल्यूम में यानी मात्रा में इसका रैंकिंग 3rd है, इसके रैंकिंग 3rd है। और इसका जो वैल्यू है, जो पूरा हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसका जो वैल्यू है, उसका वैल्यू हो चुका है $50 बिलियन। $50 बिलियन यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्री है उसका वैल्यू हो गया 50 बिलियन। और ये बहुत तेजी के साथ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि भारत में जो दवाइयाँ बनती हैं वो काफ़ी सस्ती होती हैं, तो न सिर्फ भारत के भीतर इसकी खपत होती है बल्कि पूरी दुनिया में इसकी मांग है, कारण ये बहुत ही सस्ती है। जो लोग लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं तो उनकी दवाइयाँ, क्वालिटी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनकी दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती हैं। तो जितने भी अफ्रीकन कंट्री हैं, एशियन कंट्री हैं, सो दे ऑलवेज प्रेफर इंडियन मेडिसिन बिकॉज नॉट ओनली दे आर गुड इन क्वालिटी बट ऑल्सो दे आर चीपर। तो यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छा स्कोप भी है। अब आइए एक नया, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, कपड़े और का जो है, इसमें भारत की जो रैंकिंग है 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा 2nd नंबर पे इंडिया है उत्पादन के मामले में, और निर्यात के मामले में ये टॉप 5 है। अब रिसेंट में जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी चर्चा बजट में, ये सर्वे नहीं है, तो सर्वे से पहले गया था। टेक्सटाइल के फील्ड में आपने सुना होगा बांग्लादेश बहुत आगे था। बांग्लादेश को एशियन टाइगर भी कहता था। दुनिया के जितनी भी अच्छी कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं जो टेक्सटाइल के फील्ड में, वो सारा उत्पादन कहाँ होता है, बांग्लादेश में। और उससे बड़ी बात है कि बांग्लादेश को सारा कॉटन भारत से जाता है, लेकिन भारत में खुद एक बहुत बड़ा क्या है, मार्केट है। 140 करोड़ का देश है और कई सारे मौसम हैं, मौसम के हिसाब से लोग कपड़े बदलते हैं। तो भारत कितना बड़ा मार्केट है टेक्सटाइल का, आप समझ सकते हो। लेकिन बांग्लादेश हमसे लीड ले गया। इसलिए भारत सरकार ने, देखिए टेक्सटाइल को अगर हम प्रमोट करें, इस पर सबसे बड़ी खूबी क्या है कि विमेन एम्प्लॉयमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है, विमेन एम्प्लॉयमेंट स्कोप, और बहुत सारी महिलाओं को इसके दायरे में लाता है। इसलिए भारत सरकार ने तय किया कि अब वो टेक्सटाइल पार्क बनाएगी। टेक्सटाइल को प्रमोट के लिए एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया और 7 स्टेट में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, जिसमें एक यूपी भी है। उसके अलावा एक और नया डेवलपमेंट हुआ है, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है भारत में, जहां पे इस फील्ड में क्या होगा, आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा। लेकिन समस्या वही थी। लेकिन जो कहा जाता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, बिकॉज बांग्लादेश इज गोइंग टू बिकम 2nd पाकिस्तान, और बांग्लादेश जितना ऊपर जा सकता था जा चुका। सारा कॉटन इंडिया से जाता है, जितना भी बिजली है इंडिया से जाती है। उनके कॉटन इंडस्ट्री डीजल से चलता है, डीजल इंडिया जाता है।
एंड उनका जो है इंडियन कंपनीज का वो पेंडिंग है। अदानी साहब का जो है कल ही उन्होंने बिल भेजा है $800 मिलियन, यानी 80 करोड़ डॉलर जो है बिल जो है रेस किया है, कितना बकाया दे दो। अब इसके कारण क्या है कि जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, दुनिया के बड़े बड़े देश जो आयात करते हैं, अब वो अपना ऑर्डर जो है बांग्लादेश को छोड़ करके और भारतीय कंपनी को दे रहे हैं। बहुत सी भारतीय कंपनियां वहां काम करी थी, उन्होंने अपना बिजनेस वहां बंद कर दिया। एक जैसे सुना होगा आपने रेमंड्स की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ये एक वरदान साबित हुआ बांग्लादेश का क्राइसिस, और निश्चित रूप से ये भारत सरकार इसको क्या करेगी, इसका फायदा उठाएगी। तो वेट कीजिए, देखते हैं कि तो टेक्सटाइल सेक्टर एक तो लेबर इंटेंसिव है, इट इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। तो ये बांग्लादेश के साथ हमने आपको जोड़ के बता दिया। उसके बाद जो है सरकार के जहां भी देखोगे एक मेजर स्कीम है PLI स्कीम, यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। जो इंसेंटिव्स हैं उनको क्या किया गया है, प्रोडक्शन से लिंक किया गया है। इकोनॉमिक्स में तो आपको पता ही होगा कि प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड अराउंड दैट एवरीथिंग इज मूविंग, और पूरी दुनिया की सरकार की एक ही पॉलिसी होती है, देश को आगे बढ़ाना। कैसे, उत्पादन को बढ़ा के। प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी इनकम जनरेट होगा, तभी एक्सपेंडिचर होगा। इसलिए PLI स्कीम पे सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, सो दैट द प्रोड्यूसर्स दे कैन बी इनकरेज टू प्रोड्यूस मोर। प्रोडक्शन होगा तभी तो हमारे आपके लिए क्या होगा, जॉब क्रिएट होगा, तभी हमें जॉब मिलेगा, हम अपने लिए इनकम जनरेट करेंगे, एंड देन ओनली वी कैन बिकम अ कंज्यूमर। तभी हम कंज्यूमर बनेंगे, तभी हम अपने लिए चीज़ों की मांग करेंगे। तो ये है आपका। उसके बाद जो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखी, तो भारत में बेसिकली R&D का जो कल्चर है वो 91 के बाद आया, जब वैश्वीकरण का दौर आया और जब फॉरेन कंपनियां भारत आनी शुरू हुई, तो दे क्रिएटेड प्रेशर, एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव, बिकॉज हमारी कंपनियों का मुकाबला विदेशी कंपनी था, डू और डाई सिचुएशन था, बिकॉज देयर प्रोडक्ट वॉज बेटर। तो इंडिया में इन ऑर्डर टू compete with them, it was necessary to keep on improving, यानी अपने वस्तु की गुणवत्ता को क्या करते रहें, बढ़ाते रहें, so that we can compete with them। अगर आप क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करोगे तो सिर्फ आपका प्रॉफिट नहीं जाएगा, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। यू कैन से मेनी एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ साल पुरानी बात है, भारत की कंपनी फ़ोन बनाती थी माइक्रोमैक्स, और भारतीय बाजार में एक समय था सैमसंग और माइक्रोमैक्स दोनों की बराबर की हिस्सेदारी थी, लेकिन माइक्रोमैक्स क्या हुआ, वो अपने क्वालिटी को अप टू डेट नहीं कर पाया, और आज क्या हुआ, मार्केट से बाहर है। तो R&D इन एवरी एरिया, R&D एक ऐसा चीज है दैट कैन हेल्प टू इंप्रूव द क्वालिटी, वेदर इट इज ऑफ गुड्स, ऑफ द सर्विसेज, एंड वॉट एवर यू कैन से द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट इसको लेकर के बहुत सीरियस है, और हर एक फील्ड में R&D के इन्वेस्टमेंट को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो ये आपका जो था चैप्टर नंबर 10, इंडस्ट्री। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू चैप्टर 11। चैप्टर 11 ये आपका जो है सर्विसेज सेक्टर की कहानी बहुत अजीब सी है। 91 जब इंडिया में रिफॉर्म का काम शुरू हुआ तो सर्विस सेक्टर वाज मिसिंग। बहुत होगा तो पब्लिक सर्विस था, सरकार देती थी, लेकिन 91 के बाद क्या हुआ कि सर्विस सेक्टर सडनली ब्लास्ट कर गया, और सेकेंडरी को पीछे छोड़ते हुए इट बिकेम द ड्राइवर ऑफ द कंट्री। और इसी से आप समझ लो कि 91 में व्हेन इंडिया वेंट फॉर रिफॉर्म देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स का कंसेप्ट था ही नहीं, सर्विस होगा तब तो टैक्स। तो 94-95 से सर्विस सेक्टर ब्लास्ट किया। इट गेव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू जनरेट मोर इनकम थ्रू न्यू टैक्स। तो 94-95 में सर्विस टैक्स आया, जो बाद में आपने सुना होगा GST में मर्ज हो गया, और GST अभी तक सक्सेसफुल है तो मेनली बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर। तो अभी तक जो है काफ़ी सालों से सर्विस सेक्टर हैज रिमेन ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ। लेकिन उसके कारण जो भारत में स्थिति खराब हो गई कि ग्रोथ वॉज बेसिकली नॉट accompanied by increase in employment, jobless growth, because service sector they are capital intensive and their capital intensity is increasing all the time। अब आया लॉकडाउन की बात करें तो जरा इसको गौर से देखो। पहले मैं जो जॉबलेस ग्रोथ की बात कर रहा हूं उसी से समझो। अब ये डेटा जो होते हैं ना, ये एनालिसिस के लिए होते हैं। सर्विस सेक्टर में वर्क फोर्स का कितना परसेंट है, आज हमने लिखा है अराउंड 28%।
28% ऑफ द वर्क फोर्स दे आर एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर। 28 कुछ था, तो हम लोग 28% ले रहे हैं। 28.9%, 28.9%, यानी वर्क फोर्स का 28.9% वो लोग सर्विस सेक्टर में काम करें। यानी भारत में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 29 लोग सर्विस सेक्टर में। लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इसका 55%। अब यही दो डेटा जो है आपके समझ में आ जाएगा कि इंडिया के टोटल जीडीपी का मोर देन आधा, मोर देन 50% ये सर्विस सेक्टर का है। लेकिन क्या वो वर्क फोर्स के 55% को एब्जॉर्ब कर पा रहे? नहीं, सिर्फ 29%। सो दीज टू फिगर दे आर गेसिंग, बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि सर्विस सेक्टर इज लेस कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग जॉब। और वही हमने देखा कि जॉबलेस ग्रोथ। एनीवे, ठीक है, अब बात करें हम लोग सर्विस सेक्टर की। तो अब जरा लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में ये जो 55% है ये प्री कोविड लेवल है। कोविड के दौरान ये कम हो गया था। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा कौन सेक्टर प्रभावित हुआ, तो आप कह सकते हैं सेकेंडरी, बट दैट वाज नॉट द केस। सर्वे लास्ट ईयर का भी कहता था, इस साल भी, कि लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 में सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर इफेक्ट हुआ तो दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। ये बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में इसको क्लैरिफाई किया कि सर्विस दो तरह के होते हैं। एक है आपका, ठीक है, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव, दिस इज फर्स्ट, ठीक है, एंड द सेकेंड बेसिकली जहां पे नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव। सर्विस सेक्टर को दो पार्ट में बांटा है। एक जहां पे कॉन्टैक्ट की इंटेंसिव है, यानी पहला का मतलब कि जहां पे लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो गवर्नमेंट का करना, जैसे टूरिज्म हो गया, रेलवे, एयरवेज, देन यू हैव मेट्रो, बसेस, यहां पे लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इंटेंसिव। तो ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ। आपको पता है होटल इंडस्ट्री चौपट हो गया, श्रीलंका इसी के कारण बर्बाद हो गया, सारे होटल बंद थे, सारे जो है रेलवे बंद थे। लेकिन जो नॉन कॉन्टैक्ट सर्विसेज हैं, जहां पे लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उसके लिए तो वरदान साबित हुआ। और इंडिया में एक कल्चर आया, दैट इज कॉल्ड वर्क फ्रॉम होम। और किसी के पास कोई काम नहीं था, सबके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, देन आपका लैपटॉप है, वर्क फ्रॉम होम। और सबने जो है घर से ही क्या किया, काम करना शुरू किया। जो लोग काम करते थे ऑफिस जाके, घर से काम शुरू कर दिया। मोरओवर बहुत से लोगों ने नए नए काम की शुरुआत की, जैसे हम लोग घर से पढ़ाने लगे, नया कल्चर है ऑनलाइन क्लासेस का। कुछ लोग कुकिंग की क्लासेस, कुछ लोग योगा क्लासेस, एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल। तो ये कल्चर अब भारत में आ गया है वर्क फ्रॉम होम का, और ये नहीं जाएगा। तो सर्विस सेक्टर का दो साइड है, जिसमें यानी हमने कहा वर्स्ट अफेक्टेड दिस वन, और इसके लिए तो वरदान साबित हुआ। उसके बाद जो है कि लोग कंपनियां बनाते हैं सर्विस सेक्टर में। कंपनी तो बनाते हैं पर ऑन पेपर, लेकिन एक्टिवली दे आर नॉट वर्किंग। यानी एक कंपनी बनाई गई, और मान लो कंपनी जो है वो क्या कर रही है, रजिस्टर्ड हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली दे आर नॉट वर्किंग। सो दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज आर कॉल्ड नॉन फंक्शनल, यानी हैं वो, दे हैव बीन क्रिएटेड बट दे आर नॉट एक्टिव। इसको हम लोग कहते हैं, दो वर्ड आपने सुना होगा, फंक्शनल, कार्य जो काम कर रहा है, एंड द सेकेंड जो उल्टा, डी फंक्शनल, यानी जो काम नहीं करे। तो डी फंक्शनल, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड डिफंक्ट कंपनी। लेकिन सर्विस सेक्टर में क्या कहता है कि तकरीबन जो जितने भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, 65% दे आर एक्टिव। ये सारे क्या हैं, एक्टिव हैं। यानी ये तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा है, क्योंकि घर बैठ के भी लोग पैसा कमा रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर में जो एक्टिव कंपनीज हैं वो आपका जो है 65% है। इट्स अ वेरी गुड। उसके बाद जो है सर्विस सेक्टर का एक बड़ा योगदान जो है वो इंडिया के क्या कहोगे, एक्सपोर्ट में इंडिया एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग
और इंक्रीजिंग एट ए वेरी फास्ट रेट। अगर ग्लोबल ट्रेड की बात करें, पूरे दुनिया में जो सर्विस का एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें इंडिया का शेयर जो है इट्स 4.5%, 4.4%। इस डेटा को एनालाइज करो। टोटल ग्लोबल जो ट्रेड है, यानी टोटल मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल द थिंग्स, उसमें इंडिया का शेयर है 1.8%, जिसमें तीनों सेक्टर के प्रोडक्ट आ गए। लेकिन पूरे ग्लोबल का जो सर्विस का जो ट्रेड है, तो उसका शेयर इंडिया के कितना है? 4.4। इट्स अ मैसिव डिफरेंस। इसका मतलब कि एक्सपोर्ट के फील्ड में जो हमारा ड्राइवर या बैकबोन कौन हो गया है? तो सर्विस सेक्टर। एंड मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सबसे बड़ा है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर, इसके कारण इंडिया का एक्सपोर्ट जो है पिछले साल फॉर द फर्स्ट टाइम ये $750 बिलियन को टच कर गया। एंड वी आर होपिंग टू इंक्रीज दिस फिगर टू $1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर। 1 ट्रिलियन होता है 1000 बिलियन डॉलर, और हमने $750 बिलियन को क्या किया? क्रॉस कर दिया। उम्मीद है, ठीक है, कितना बढ़ा है? हमने पहले पढ़ा था कि लास्ट टू लास्ट ईयर टोटल एक्सपोर्ट कितना था सर्विस का? $148 बिलियन, और इस साल जो खत्म हुआ है $341 बिलियन। मोर देन डबल। और ये आंकड़े ही उसकी गवाही हैं कि सर्विस सेक्टर दे आर डूइंग वेरी वेल। उसके बाद जो है रोडवेज की बात करें, रोडवेज में आपने पढ़ा होगा कि रोड पे जो काम है, पहले बनता था हाईवे, नाउ इट इज एक्सप्रेसवे। तो पर डे जो है रोड जो बनता था कितना? एक दिन में जो रोड बनता था अराउंड 14 किलोमीटर्स। पूरे इंडिया की बात करें कि रोड का जो वेज है एक दिन में कितना बनता था? करीब 14 किलोमीटर, और अब वो ऑलमोस्ट जो है 37 किलोमीटर पहुंच गया है। पर डे रोड कंस्ट्रक्टेड, अर्ली इट वाज 14%, नाउ इट इज 37%। तो भारत में रोड का जो है जाल बिछ रहा है, एंड नए नए प्रोजेक्ट जो हैं अब आ रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़े हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि अमृतसर एंड कोलकाता कॉरिडोर, बहुत सारे कॉरिडोर बन रहे हैं रेलवे रोडवेज के, तो यहाँ भी बहुत बेहतर है। उसके बाद जो है जो टोल की बात करें, टोल टैक्स कलेक्शन ये बढ़ता जा रहा है, और पर डे टोल टैक्स कलेक्शन ये 100 करोड़ को क्रॉस कर गया। अगर टोल टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, यह अपने आप में इंडिकेशन है कि हमारे रोड अब क्या हैं? बहुत बेहतर हैं। रोड बनेगा, रोड बेहतर होगा, तभी तो पब्लिक टोल टैक्स देंगे। अब इतनी गाड़ियों की संख्या बढ़ गई कि गवर्नमेंट को के लिए समस्या हो गया कैसे कलेक्ट किया जाए। तो फिर आपने सुना होगा वो जो स्टिकर चिपका होता है गाड़ी के ऊपर, क्या बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ, उसके थ्रू अपने आप कट जाता है। लेकिन वो भी अब जवाब दे रहा है। अब नए तरीके से टोल टैक्स जो है कलेक्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट कहती है हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक जीपीएस है, पता नहीं, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, वो देख लेना, एक दूसरा सैटेलाइट है। तो देखते हैं कि ठीक है किसको लागू करती है, जिससे कि जो गाड़ियों का मूवमेंट है वो फ्लो बना रहे और गाड़ियां रुके नहीं। गाड़ियां रुकेगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम कंजम्पशन विल मोर एंड मोर फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो रोड्स ऑफ इंडिया नो डाउट दे आर वेरी गुड। उसके बाद रेलवे में भी हमारा परफॉर्मेंस बेहतर है, क्योंकि लास्ट ईयर जो पैसेंजर की बात करें, तकरीबन 673 करोड़ पैसेंजर, 673 करोड़ पैसेंजर को भारतीय रेल ने क्या किया? एक जगह से दूसरे को पहुंचाया, जो कि पिछले साल की तुलना में करीब 5.2% ज़्यादा है, और ये बढ़ता जा रहा है, जिससे रेलवे का जो रेवेन्यू क्या होगा? बेहतर होगा। रेलवे में बहुत सारे चीज़ों को गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहला तो वाईफाई, तकरीबन वाईफाई जो है 6108 स्टेशन पे वाईफाई की सुविधा है, ये बढ़ेगा भी। और उसके बाद रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है अंडर पीपीपी मॉडल, और उसे एयरपोर्ट की तर्ज पे डेवलप किया जाएगा। तो कुछ तो हो चुके हैं, जैसे आपने सुना होगा भोपाल के पास जो हबीबगंज है, तो इस पे काम हो रहा है। उसके बाद जो है जो पोर्ट हैं, हमारे बंदरगाह हैं, उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। एक्सपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया जा रहा है? मजबूत किया जा रहा है। इससे ज़रूरी इसलिए है कि हमारा जो है फॉरेन ट्रेड क्या हो, उसमें गति आए। तो सारे एरिया में प्रॉब्लम जो है वो था, धीरे धीरे कम हो रहा है। गति शक्ति के तहत देश की अर्थव्यवस्था को गति मिले, वो तभी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। एक्सपोर्ट के लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, हर एक फ्रंट पे गवर्नमेंट काम करिए, चाहे रेलवे हो, वेयर हाउसिंग हो, XYZ वॉट एवर दे आर। उसके बाद जो है
जो एविएशन सेक्टर एविएशन सेक्टर, हमारा जो एविएशन सेक्टर है ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बहुत पुरानी बात नहीं है कि भारतीयों का सपना होता था कि जिंदगी में एक बार कम से कम हवाई जहाज पे चढ़ें। अब वो बहुत आम चीज हो गया है। और कहा जाता है कि भारत का जो डोमेस्टिक एविएशन है वो दुनिया का 3rd रैंक पहुंच चुका है। और नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, छोटे छोटे उड़ान लाए जा रहे हैं। अब विमानों की संख्या क्या हो गई है, वो कम हो गई है। तो नए विमान, अब विमान जो है भारत में बनता नहीं पैसेंजर, तो जो प्लेन है वो 2 कंपनियां बनाती हैं, बोइंग अमेरिका का और दूसरा आपका एयरबस जो जर्मनी बनता है, सॉरी फ्रांस में। कहने को फ्रांस है, बेसिकली पूरा यूरोपियन यूनियन मिलकर बनाती है। एक पैसेंजर प्लेन का जो है कीमत बहुत ज़्यादा होता है। अब आप इसी से समझ लें कि लास्ट ईयर टाटा, जिसने एयर इंडिया को खरीदा, टाटा ने या एयर इंडिया ने एक साथ करीब 470 विमान का ऑर्डर किया, कुछ बोइंग को और कुछ ये एयरबस को। उसके 1 महीने के बाद इंडिगो, जिसका भारतीय बाजार का मार्केट शेयर 60% है, उसने 565 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर किया। पूरा डेवलप कंट्री परेशान हो गया। और अभी हाल फिलहाल जो नया एयरलाइंस है आकाशा एयरलाइंस, उसने भी करीब 135 जो है विमान का ऑर्डर किया है। इसकी डिलीवरी आते आते 5-6 साल लग जाएगी, बनाने में टाइम लगता है। यानी ये मार्केट फ्यूचर में भी क्या हो रहा है, बहुत तेजी के साथ क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। उसके पीछे गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, कारण हमारे छोटे एयरपोर्ट को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद उड़ान के तहत जो है हर एक को पहुंच मिले, टिकट के रेट कम किए जा रहे हैं। उसके बाद जो है जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट हैं उनका एक्सपेंशन हो रहा है। पहले छोटे थे और अब बड़े किए जा रहे हैं, जिससे कि वो ज़्यादा पैसेंजर और ज़्यादा विमान को हैंडल कर सके। तो चौतरफा विकास हो रहा है और ये मार्केट बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है, आगे बढ़ा है। तो ये जो है रेलवे, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया की जो तरक्की है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हर एक फील्ड में बहुत बेहतर है। अगर हम बात करें टूरिज्म की, क्या भारत टूरिस्ट के लिए सेफ है, तो अभी टूरिज्म में बहुत काम करना है, क्योंकि टूरिज्म इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है। यानी अभी कितना है, 39वें नंबर पे है। यानी 38 कंट्री ऐसे हैं, 38 कंट्रीज जहां टूरिस्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये हमारा इंप्रूव कर रहा है। तो ये पहले जो है रैंकिंग बहुत खराब था, कितना था गवर्नमेंट नहीं बताया। पिछले साल भारत में तकरीबन 92 लाख जो फॉरेन टूरिस्ट आए, वो तकरीबन कितने हैं, 92 लाख भारत घूमने आए। और भारत सरकार भारत के लोगों से कहती है कि देखो अपना देश, क्योंकि भारतीयों के साथ क्या दिक्कत है कि जेब में थोड़ा भी पैसा आ गया विदेश घूमने चले जाते हैं, जबकि भारत में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो हम कहते हैं कि भाई पहले अपना देश घूमो, जिससे विदेश जाना कम होगा, विदेशी मुद्रा की क्या होगी, बचत होगी। तो इसमें काफ़ी देखा गया कि बदलाव, भारत के लोग भारत में प्रेफर करते हैं। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टर। लेकिन भारत जैसे बड़े कंट्री के लिए दिस फिगर इज नॉट वेरी गुड, ये बहुत सही नहीं है। इसमें क्या कहा जाए। उसके बाद रियल एस्टेट आप पढ़ चुके हो। रियल एस्टेट में लास्ट ईयर करीब 4.1 लाख यानी 4,10,000 जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब अपार्टमेंट्स यूनिट को बेचा गया। सिर्फ ये 8 शहरों का आंकड़ा है, 8 शहरों का आंकड़ा है कि पिछले साल तकरीबन 4.1 लाख यूनिट्स वेयर सोल्ड। इसका मतलब रियल एस्टेट क्या हो रहा है, अब फिर से पिकअप पकड़ा है। रियल एस्टेट में 2 चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, स्टील और सीमेंट। तो रियल एस्टेट अगर पिकअप पकड़ेगा तो ये दोनों सेक्टर भी क्या होंगे, ये प्रमोट होंगे। और इंडिया का जो 8 कोर सेक्टर है उसमें ये दोनों भी हैं। एंड मोर एवर दे आर कमिंग अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो रियल एस्टेट का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ये तो हमारा क्या था, तो ये हमारा जो था दिस वाज बेसिकली सर्विसेज। अब हम बात करें दो आखिरी चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ
रोडवे और रेलवे नहीं होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट टॉकिंग अबाउट मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, रेलवेज, देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सोसाइटी, देन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट इंप्रूविंग दीज 4 पैरामीटर्स: फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल एंड डिजिटल. तो इसकी बात की गई है बिकॉज ये चारों, दे आर गोइंग टू प्ले अ की रोल टू मेक इंडिया अ डेवलप कंट्री इन 2047. तो यहां पे रोड कंस्ट्रक्शन, पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि पर डे जो किलोमीटर की बात करें उसका जो है संख्या बढ़ता जा रहा है फ्रॉम 14 to 37. थिंग्स आर इंप्रूविंग, हर एक जगह काम हो रहा है. और ये आपका किसी खास स्टेट या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यहां तक कि द रिमोट एरिया, द बॉर्डर एरिया एंड यस द नॉर्थ ईस्ट एज वेल. नॉर्थ ईस्ट जिसका एक समय में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर था, नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग डेवलप इन द नॉर्थ ईस्ट एज वेल. रेलवे में कहा जाता है कि इन द लास्ट 5 years में रेलवे में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट हैज इंक्रीज बाय 77%. अब इसमें जो है, जो एरियाज कहाँ का है, जैसे नए लाइन बिछाए जा रहे हैं, उसके बाद गेज कन्वर्जन हो रहा है, मीटर गेज को हम किस में कन्वर्ट करें, ब्रॉड गेज में, और साथ साथ डबलिंग हो रहा है, या जहाँ पे सिंगल लाइन था वहाँ पे डबल लाइन. अब तो भारत में जो फ्रेट कॉरिडोर भी बना हुआ है, स्पेशली कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें सिर्फ मालगाड़ी चलेगी. और देख करके मुझे एक बार बहुत अच्छा लगा कि भारत की मालगाड़ी भी करीब 100+ की स्पीड में चल रही थी. तो ये भी एक अच्छा कदम है, लेकिन लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन. एविएशन हमने बताया क्या कि करीब जो है 23-24 में 21 नए जो है टर्मिनल को क्या किया गया, ऑपरेशनल बनाया गया, 21 नए. और साथ साथ जो पुराने थे, जो छोटे थे, उन टर्मिनल का एक्सपेंशन किया गया. तो ओवरऑल ले दे करके वही सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है. यानी आवर डेवलपमेंट बेसिकली इज अ मल्टी डायमेंशनल. जो सबसे बड़ी बात है इंडिया का कि भारत का जो डेवलपमेंट का जो एजेंडा है वो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है. वी आर ट्राइंग टू, जो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास. कोई भी सेक्टर, कोई भी वर्ग पीछे ना चले. अगर कंट्री मूव कर रहा है टुवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्री, तो इसके लिए सबका साथ जरूरी है. एंड दैट्स व्हाई एवरी एरिया हैज बीन टारगेटेड, इवन द मोस्ट नेग्लेक्टेड एग्रीकल्चर, दैट इज देयर ऑन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. सो दीज थिंग्स दे हैव बीन डिस्कस्ड इन द सर्वे. सो विद दैट आई एम कंक्लूडिंग द सर्वे. जो लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सर्वे एक इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि अगर आप डिटेल में पढ़ो सर्वे को तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है. और साथ साथ क्योंकि सर्वे क्या है, पिछले 1 साल का समरी है, एंड दैट टू गवर्नमेंट का वर्जन है. तो गवर्नमेंट वर्जन इज गोइंग टू बी ऑथेंटिक, इसलिए यही चीज़ आपको एग्जाम में लिखना है. तो इसलिए आप पढ़ें सर्वे को, और नेवर अंडरस्टिमेट द सर्वे. बजट इज फॉर द फ्यूचर, बट फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेज सर्वे इज मोर इंपॉर्टेंट. फॉर मेंस budget is more important for prelims. Thanks for watching, thanks for joining. मिलते हैं कभी आगे, तब तक के लिए गुड नाइट.